हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य कंपटीशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास का फर्स्ट चैप्टर उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट 1707 से 12, लगभग 2 वर्षों के उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद 63 वर्षीय शहजादा मुअज्जम औरंगजेब का बड़ा बेटा शासक बना और उसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की। इस लड़ाई में इसने अपने भाइयों मोहम्मद आजम और कामबख्श की हत्या कर दी। बहादुर शाह जो है मोहम्मद आजम और कामबख्श की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। बाद में इसे बहादुर शाह प्रथम कहा गया। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। अवध के संस्थापक जो है शहादत खां थे। हैदराबाद के चिनकलीज खां या निजाम उल मुल्क आसफ जाह। रुहेलखंड वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक सादुतुल्ला खां। भरतपुर चूड़ामन एवं बदन सिंह। नोट: मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। शहादत खां का असली नाम जो है मीर मोहम्मद अमीन था। खाकी खान ने बहादुर शाह को शाह-ए-बेखबर की उपाधि दी। खाकी खान ने बहादुर शाह को शाह-ए-बेखबर की उपाधि दी थी। जहांदार शाह का कार्यकाल हो जाएगा 1712 से 13। जुल्फिकार खां की मदद से जहांदार शाह शासक बना। जुल्फिकार खान की मदद से जहांदार शाह जो है शासक बना। जुल्फिकार खान को प्रधानमंत्री बनाया। उसने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए इजारा प्रथा की शुरुआत की। जहांदार शाह ने जजिया कर को समाप्त किया। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नामक की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। नोट: मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांदार शाह को जो है लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। फर्रुखसियर 1713 से 19 सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली की मदद से फर्रुखसियर शासक बना था। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। 1715 में एक शिष्टमंडल जॉन शुरमन के नेतृत्व में भारत आया। यह शिष्टमंडल फर्रुखसियर के दरबार में 1717 में पहुंचा। उस समय फर्रुखसियर जानलेवा घाव से पीड़ित था। इस शिष्टमंडल में हैमिल्टन नामक डॉक्टर थे जिन्होंने फर्रुखसियर का इलाज किया था। इससे खुश होकर इसने अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति तथा अंग्रेजी सिक्के को मान्यता प्रदान किया। फर्रुखसियर द्वारा जारी किए गए इस घोषणा का ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1719 में सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखसियर को गद्दी से उतार दिया और उसे अंधा बनाकर मार डाला। रफ़ी-उद-दराजत 28 फरवरी 6 जून 1719। इसने मुगल शासकों में सबसे कम दिन शासन किया। रफ़ी-उद-दौला 6 जून से 17 सितंबर 1719। सैयद बंधुओं ने रफ़ी-उद-दौला को शाहजहां सेकेंड के नाम से राजगद्दी पर बैठाया। यह अफीम का आदी था। मोहम्मद शाह 1719 से 48। इसने निजाम उल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं को मौत के घाट उतार दिया। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1920 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। 1724 में निजाम उल मुल्क वजीर बना। इसके शासन के दौरान 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया। 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया। इसी के समय ईरान के सम्राट नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगलों को परास्त किया। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने और अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर वापस
लौटा। तख्ते ताउस में और सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था मोहम्मद शाह। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चंगेज़ खान ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की। 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसके बाद उत्तरकालीन मुगल सम्राट का कार्यकाल देख लेंगे और उसका क्रम। बहादुर शाह 1707 से 1712, जहांदार शाह 1712 से 13, फर्रुखसियर 1713 से 19, मोहम्मद शाह 1719 से 48, अहमद शाह 1748 से 54, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी, अकबर द्वितीय 1806 से 1837, लास्ट बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक। अहमद शाह 1748 से 54, यह एक अयोग्य शासक था। इसने राजकाल के सभी काम उद्दम बाई को सौंप दिए थे, जिसे किबला ए आलम की उपाधि दी गई। आलमगीर द्वितीय 1754 से 59, यह जहांदार शाह का पुत्र था। इसी के समय 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। शाहजहां तृतीय 1759 से 60, इसे मुही उल मिलत के नाम से भी जाना जाता है। मराठों के हस्तक्षेप से इसे गद्दी से उतार फेंका गया। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, इसके शासनकाल में दो निर्णायक युद्ध, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, बक्सर का युद्ध 1764। पानीपत का लड़ाई जो है 1761 में लड़ा गया था और बक्सर का युद्ध 1764 में। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को परास्त किया था। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी कि शर्तों के अनुरूप शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया। इसने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी सौंपने के लिए फरमान भी जारी किया। 1772 में शाह आलम द्वितीय को मराठा दिल्ली ले आए, जहां वह 1803 तक रहे। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम है अहमद खां और इसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। अकबर द्वितीय 1806 से 37 राजा राममोहन राय की उपाधि से नवाजा था अकबर द्वितीय ने। इसके शासनकाल के दौरान 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को मुगल शासक के अधीन कहलाना समाप्त कर दिया और मुगल शासक के नाम पर सिक्का जारी करना बंद कर दिया। बहादुर शाह द्वितीय 37 से 1837 से 57, बहादुर शाह सेकेंड जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। लाल किला जो है स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के समय में दिल्ली में रहते थे। नोट: हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन को देखेंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। 17 मई 1498 ईस्वी पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने उत्तमाशा अंतरिप होते हुए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। यूरोपीय कंपनियां और स्थान: पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की 1664 ईस्वी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1731 ईस्वी। यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री: पुर्तगाली कोच्चि में 1503, डच मसूलीपट्टनम 1605, अंग्रेज मसूलीपट्टनम 1611, डेनिश ट्रावनकोर
1620 फ्रांसीसी सूरत 1668। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्ब्रुक भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोची में खोली थी। दक्षिणी पूर्व तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। नोट: डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। कोलाचेल की लड़ाई: इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल यूस्टाचियस डी लेनॉय के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1559 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदरा के युद्ध से हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार का एक अधिकार पत्र प्रदान किया। इस अधिकार पत्र के अनुसार इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जानने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। नोट: भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी। नोट: पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया था। मुगल काल में सूरत को बाबुल मक्का यानी मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। 1668 में चार्ल्स सेकेंड ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बना दिया। और नोट: गेराल्ड एंगियर 1669 से 77 सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई का शहर की स्थापना किया।
बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। 1698 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई। 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकविस मार्टिन ने बालिंको डापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48। 1740 में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकारी को लेकर यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस संघर्ष के कारण ही भारत में दोनों कंपनियों के मध्य 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टोपे का युद्ध फ्रांसीसी सेना को जीत मिली। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 में हुई एक्स-ला-शापेल की संधि से समाप्त हुआ। इस संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। इस युद्ध का कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी विवाद बना। हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इन विवाद से राजनीतिक बढ़त बनाते हुए डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फरजंग और कर्नाटक में चंदा साहिब के साथ दिया। अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों को नासिरजंग और अनबरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। हैदराबाद आसफ जाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को लेकर नासिरजंग पुत्र और भतीजे मुजफ्फरजंग के मध्य विवाद खड़ा हो गया। कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन तथा उनके बहनोई चंदा साहिब के मध्य विवाद हुआ। 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध अनबरुद्दीन मारा गया और चंदा साहब कर्नाटक का अगला नवाब बना। नोट 1750 में नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया और मुजफ्फरजंग हैदराबाद का नवाब बना। अनबरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली युद्ध से भागकर त्रिचनापल्ली में शरण लिए। फ्रांसीसी ने चंदा साहिब की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया। क्लाइव इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा और उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अरकटा पर अधिकार कर लिया। कर्नाटक युद्ध एक नज़र में। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। 1748 में हुई ए-ला-शापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 के साथ युद्ध विराम हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच हुआ, जो 1756 में हुए युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 1752 में स्ट्रिगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने त्रिचनापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस हार के कारण डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया और 1754 में गोडाहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया। जनवरी 1755 में पांडिचेरी संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई फ्रांसीसी को बुरी तरह हराया। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 में हुई पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। 1749 में फ्रांसीसी कब्जे में थे।
ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे।